अच्छा, तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स है। सही है। जैसा कि हमने पढ़ा था, GFR, ग्लोमेरुलोसा, फिसिकोलेटा, रेटिकुलारिस। ग्लोमेरुलोसा, ये कॉर्टेक्स की हम बात कर रहे हैं। एड्रीनल ग्लैंड को अगर आप देखें, जो किडनी के ऊपर होता है, ठीक है ना, तो इसका एक मेडोला होता है और एक कॉर्टेक्स। जो बाहर वाला है ये कॉर्टेक्स है, अंदर वाला मिड में जो है वो मेडोला है। मेडोला के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब इस कॉर्टेक्स के बारे में हम बात करते हैं। सही, फिजियोलॉजी में हमने एक्सप्लेन किया है। तो अगर इस कॉर्टेक्स की अगर आप लेयर्स देखें, तो इसमें एक लेयर का नाम है ग्लोमेरुलोसा, दूसरे का नाम है फिसिकोलेटा, तीसरे का नाम है रेटिकुलारिस। हर एक लेयर जो है ना वो अलग अलग हार्मोन्स हमारे पास प्रोड्यूस कर देते हैं। जो पहला लेयर है वो मिनरल कार्टिकाइड जैसे कि एल्डोस्टेरोन और 11 डी हाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन। हमने कहा था कि ये जो मिनरल कार्टिकाइड यानी एल्डोस्टेरोन है, ये पोटेंट मिनरलो कॉर्टिकाइड है, और जो वीक है वो है हमारे पास 11 डी हाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन। हमने ये पढ़ा था ना। अब ये जो पोटेंट है, हमने कहा था कि ये जो वीक है, ये तो पोटेंट है, ये तो सही काम कर रहा है, लेकिन ये 11 वाला जो होता है ये वीक होता है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। लेकिन जब ये ज्यादा अमाउंट पे हो जाता है तो फिर ये एक्ट लाइक एल्डोस्टेरोन। सही है, फिजियोलॉजी में हमने कहा था। इसको जहन में रखना है, क्योंकि आगे डिजीज आ रही है और वो इसी की तरह है, और इसी से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। आगे आ रहा है जो 21 की डिफिशियंसी हो और 11 की डिफिशियंसी हो। हमने कहा था कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लीजिया, एक 21 और एक 11, ये दो हमने कहा था कि इसको याद रखना है। ठीक? जो फेसिकुलोटा है वो ग्लूकोकार्टिकाइड हमारे पास प्रोड्यूस कर देते हैं, और जो रेटिकुलारिस है जो सेक्स स्टेरॉइड्स है, जो कि टेस्टोस्टेरोन और ये DHEA और DHT और AST याद है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। अब पैथोलॉजी की तरफ हम आते हैं। इसमें हमारे पास जो पहला वो है डिजीज है, वो है कुशिंग सिंड्रोम। सही है। कुशिंग सिंड्रोम में हमारे पास क्या है कि जब आपके पास कॉर्टिसोल ज्यादा हो जाए। कॉर्टिसोल के बारे में हमने बात की। कॉर्टिसोल का बहुत ज्यादा फंक्शन, क्या क्या काम करता है। सही है। कॉर्टिसोल एज अ स्ट्रेस हार्मोन, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। ग्रोथ हार्मोन एज स्ट्रेस हार्मोन, ऑलरेडी हमने किया। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन इज स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है। ये सारे आपके पास स्ट्रेस हार्मोन है। ग्लूकागान इज अ स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है। ये सारे स्ट्रेस हार्मोन। अब वो कार्टिसोल कब होगा? जब आप स्ट्रेस में होते हैं, ज्यादा स्ट्रेस में हो तो कार्टिसोल आएंगे। ठीक है, फिजियोलॉजी में हमने किए। और कार्टिसोल का जब आएंगे, एक्सेस में होगा, तो आपके पास फिर क्या होंगे? मसले आएंगे। मसले किसकी शक्ल में आएंगे? क्लिनिकल फीचर की शक्ल में आएंगे। जैसा कि मसल वीकनेस होगी, ठीक है ना, थिन एक्सट्रीमिटीज होगी, ठीक है ना, क्योंकि कार्टिसोल जो होते हैं वो आपके मसल को टूटते हैं। सही है। मसल को टूट कर वहां से अमाइनो एसिड निकालते हैं कार्टिसोल, इसी वजह से मसल वीकनेस होगी, इसी वजह से थिन एक्सट्रीमिटीज होगी। ठीक है। मून फेस, बफेलो हम, ट्रंकल ओबेसिटी, ये सारी चीजें आपके पास आएंगे। ये क्यों आएंगे? क्योंकि हमारे पास क्या है कि जब आपके पास इंसुलिन ज्यादा होता है, इंसुलिन कब ज्यादा होगा? जब आपके पास ग्लूकोज ज्यादा होंगे। ठीक है। तो जब आउट ग्लूकोज, क्योंकि कार्टिसोल का काम यही है, क्योंकि ये ग्लूकोन्यूजेनेसिस वाला काम करवाएगा, लाइपोलाइसिस करवाएगा कार्टिसोल। फिजियोलॉजी में हमने किया है। तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आएंगे, जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आएंगे वहाँ से इंसुलिन आएगा, जब बहुत ज़्यादा इंसुलिन आएगा तो इंसुलिन का काम एक और भी है, जैसे कि इंसुलिन जो है ना वो एडाइपोस टिश्यू पे जो इंसुलिन की जो रिसेप्टर की सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज कर देता है। तो जब वो इंक्रीज होंगे तो वहाँ पे फैट्स जो है ना वो डिपॉजिट हो जाएंगे। फिजियोलॉजी में हमने की थी ये बात भी, मैंने वहाँ पे बताया था। ठीक है। तो वहाँ पे फैट्स डिपॉजिट हो जाएंगे, जैसे कि इसी वजह से इस पेशेंट को मून फेस होगा। इसी वजह से पीछे बफेलो हम, पीछे जो बफेलो की वो नहीं निकलता, इसी तरीके से वो बफेलो हम, ट्रंकल ओबेसिटी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आएंगे। एब्डोमिनल स्ट्राइया होगा, क्योंकि हाई कार्टिसोल एब्डोमिनल स्ट्राइया का क्या मतलब है कि ये हमारे पास जो कार्टिसोल है, ये हमारे पास जो वेसल्स है, उसका जो कोलेजन है, उनका जो सिंथेसिस है, उसको खराब कर देते हैं। अगर ये वेसल है
ये इसका कोलेजन है, ये कार्टिसोल आके इसको इम्पेयर्ड करेगा, इसकी सिंथेसिस ख़राब करेगा, जो वेसल्स है वो हमारे पास वीक हो जाएगा और ये हमारे पास टूट सकते हैं। सही है, इसीलिए हमारे पास जो वो कोलेजन होते हैं, इसने वेसल्स को मेंटेन कर रखा होता है, कार्टिसोल आके इसको खराब ही कर देते हैं। तो इसी वजह से जब कोलेजन खराब हो जाते हैं ना, तो स्किन में आपके पास ये स्ट्राइया आ जाता है। तो जब आप एब्डामिनल पे ये स्ट्राइया देखेंगे, ठीक है, ड्यू टू इम्पेयर्ड कोलेजन सिंथेसिस, किसने किया? कार्टिसोल की, इसलिए एब्डामिनल स्ट्राइया, ब्लैक ब्लैक लाइंस आ जाते हैं। ठीक है, इधर भी आ जाते हैं ये उसको खैर एकंथोसिस नाइगरकेन कहते हैं, लेकिन ये एब्डामिनल स्ट्राइया आप देखेंगे ना तो इस तरीके से लाइन आएंगे, आप नेट पर सर्च करेंगे तो तस्वीर आप लोगों को मिल जाएगी। हाइपरटेंशन होगी। कार्टिसोल का काम ये भी था एक कि ये अल्फा 1 रिसेप्टर को वेसल्स पे अप रेगुलेट कर देते हैं, और अल्फा 1 को सिंपैथेटिक सप्लाई है, बहुत ज़्यादा कार्टिसोल होंगे, अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो, ओस्टियोपोरोसिस करवा देता है। सही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कार्टिसोल जो होता है ना, वो हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर देते हैं, और ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है? बोन को टूटते हैं, तोड़ते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा कार्टिसोल होंगे तो इसी वजह से आपके बोन टूटेंगे, जब बोन टूटेंगे तो उसको हम कहेंगे ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस होगी। इम्यून सप्रेशन करवाता है, इसको हमने पढ़ा था कि 3 चीज़ें हमने फिजियोलॉजी में, अगर आप लोगों को याद हो, एक को हमने ये कहा था कि ये जो फॉस्फोलाइपेज A2 है, हमने कहा था ना कि एराकिडोनिक एसिड वाला पाथवे, मैंने आप लोगों को बताया था, हमने कहा था कि जनरल पैथोलॉजी में भी करेंगे, तो वहां पे भी मैंने तस्वीर बना दिखाया था आप लोगों को, स्लाइड डाला था फिजियोलॉजी में, कि जो फॉस्फोलाइपेज A2 है ना, ये आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन और ये लुकोट्राइन्स बना देते हैं, और ये आपके लिए एक किस्म का फौज है, ये आपका जो इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होती है, उसको रोकने वाले लोग हैं। ठीक है, तो अगर फास्फोलाइपेज A2 जो है ना, वो हमारे पास काम नहीं करेगा, इनहिबिट करवा देता है कार्टिसोल बेसिकली, तो जब ये फास्फोलाइपेज A2 इनहिबिट हो जाएगा, नीचे आगे जो आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन है वो नहीं बनेंगे। सही है, तो इसी वजह से आपके पास जो है ना वो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस रहेगा। इसके अलावा जो है ना कार्टिसोल आपके पास, हमने कहा था कि इंटरल्यूकिन 2 जो है ना उसको इनहिबिट कर देते हैं। सही है, और इंटरल्यूकिन 2 जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम है आपके पास टी सेल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, जो टी सेल्स होते हैं। ठीक है, अब टी सेल जो है ना, ये भी एक आपके जो फौज है उसमें टी सेल का बहुत ज़्यादा अहम काम होता है, और आपका टी सेल नहीं है, तो टी सेल नहीं है, फौज नहीं है, तो बाहर से दुश्मन हमला करेंगे तो आपका जिस्म खराब होगा, इसलिए इम्यून सप्रेशन की 2 बातें हो गई। तीसरा कौन सा था? हिस्टामिन रिलीज नहीं होते हैं। कार्टिसोल क्या काम कर देते हैं कि ये आपके पास जो हिस्टामिन होते हैं ना, उसको रिलीज नहीं कर देते हैं। सही है, और हिस्टामिन जो है ना वो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, हमने पढ़ा है, वेजोडाइलेशन करवाता है, और जब वेजोडाइलेशन होती है तो परमेबिलिटी डिक्रीज होती है, और इसी वजह से वहाँ पे एडिमा होता था। याद है? सारी चीज़ें भूल गए हो यार आप लोग, रिवाइज करने। तो इसी वजह से इम्यून सप्रेशन, ये 3 मेजर पाथवे हमने की। ठीक है, बाकी हम वैसे हम जनरल पैथोलॉजी में करेंगे। ठीक है, डायग्नोसिस किस तरीके से हम करेंगे, आप 24 आवर यूरिन कार्टिसोल लेवल जो है ना वो इससे आप डायग्नोसिस लगा सकते हैं। काजेस क्या हो सकती हैं? या तो इस मुहतरम ने बाहर से कोई कार्टिकोस्टेरॉइड्स लिया है एक्सोजिनसली। चाहिए दूसरी बात, प्राइमरी एडिनोमा, एड्रीनल एडिनोमा हो सकती है, उसकी वजह से आपके पास कार्टिसोल ज़्यादा है, या हाइपरप्लीजिया हुआ है या कार्सिनोमा। इन सब में जो है ना, क्योंकि ये कैंसर है, अब बहुत ज़्यादा सेल्स बनेंगे, बहुत ज़्यादा सेल की वजह से आपके पास जो है ना कार्टिसोल बहुत ज़्यादा बनेंगे, बहुत ज़्यादा कार्टिसोल बनेंगे, ये सारे मसले आएंगे आपके पास। ACTH जो है ना वो सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा हो सकती है, वहाँ ऊपर से हायर सेंटर से ACTH रिलीज होगा, नीचे आएगा एड्रिनल ग्लैंड से कार्टिसोल निकालेगा पैरान्यूप्लास्टिक ACTH बाहर, यानी सेकेंडरी, जैसे कि हमने स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा की बात हमने की थी, हमने कहा था ना कि वहाँ पे हमारे पास क्या है, ACTH प्रोड्यूस करवा दे, वो पैरान्यूप्लास्टिक ACTH सिक्रेशन, उसकी बात हो रही है।
वहां पे है हमारे पास। तो वहां से जो है ना कुछ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और वहां से एसीटीएच आते हैं। तो जब वहां से एसीटीएच आते हैं वो एड्रीनल ग्लैंड के पास आएंगे, एड्रीनल ग्लैंड से कार्टिसोल निकालेंगे। हम हाई डोज डेक्सामेथासोन ये हम कर देते हैं, सही है, क्योंकि ये टेस्ट है हमारे पास। बेसिकली अगर ये ऊपर मसला है पिट्यूटरी में, तो वहां पे ये जब हम ये डेक्सामेथासोन दे देते हैं तो ये पीछे जाके उसको इनहिबिट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई पैरान्यूप्लास्टिक या एक्टोपिक या कोई और जगह पे, जैसे कि हमने ऊपर ये बात की, ये यहाँ पे है, तो फिर ये हमारे पास ये जाके वहां उसको इनहिबिट नहीं कर सकता है। तो ये हमें बताता है कि कैंसर कहाँ पे है, एडिनोमा कहाँ पे है, पिट्यूटरी में है या आपके लंग्स में है। तो अगर पिट्यूटरी में है और आपने ये हाई डोज डेक्सामेथासोन दे दिया तो ये पीछे जाके उसको सप्रेस करवाएगा, आपको पता लग जाएगा कि इसको एडिनोमा है, ये नहीं पिट्यूटरी में मसला है, वहां पे एडिनोमा है। लेकिन अगर ये स्मॉल लंग कार्सिनोमा है और आप ये दे देते हो तो वो ये इसके पास आ जाते हैं, वहां पे जो सेल्स होते हैं उसके पास आ जाते हैं, उसको कहते हैं कि ये बंद कर, लेकिन ये नहीं बंद कर सकता है। ये अपना जो है ना अपने आप में एक हीरो है। ये वाले जो सेल्स होते हैं लंग में, कहते हैं कि मेरी अपनी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, बाढ़ में जाओ, मैं मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है, निकल जाओ इधर से। तो वो निकल जाता है, तो इसी वजह से वो नहीं सप्रेस होते हैं, फेल टू सप्रेस। सही है, समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो है हमारे पास कॉन सिंड्रोम, जिसको हम हाइपर एल्ड्रोस्टिनिज्म बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉन सिंड्रोम। सही है, इसमें आपके पास एल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा होंगे। तो जब बहुत ज्यादा एल्डोस्टेरोन होंगे, एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? ऑलरेडी हमने फिजियोलॉजी में की है कि एल्डोस्टेरोन का काम ये है कि सोडियम वाटर रिटेंशन करवाना, सही है, हाइपोकलीमिया करवा देना, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करवाना, ये काम था ना। क्योंकि सोडियम वाटर रिटेंशन किडनी पे जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट पे, और ये वहां पे ये सारा काम करेगा। कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट होता है ना, एल्डोस्टेरोन के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की। तो भाई साहब अगर ये बहुत ज्यादा एल्डोस्टेरोन आएंगे, बहुत ज्यादा सोडियम वाटर रिटेंशन होगी, और बहुत ज्यादा सोडियम वाटर रिटेंशन होगी, तो इसी वजह से सोडियम बहुत ज्यादा, तो इसलिए हाइपर नाइट्रेमिया। हमने ये कहा था कि जो एल्डोस्टेरोन है ये आपके पास कलेक्टिंग डक्ट है ना, तो वहां पे एक प्रिंसिपल सेल था और एक अल्फा सेल था। कलेक्टिंग डक्ट के सेल है ये फॉर एग्जाम्पल अगर ये कलेक्टिंग डक्ट है ना, और ये कलेक्टिंग डक्ट के सेल है हमारे पास, एक प्रिंसिपल और एक अल्फा इंटरकलेटेड वाला जो सेल है ये वो है हमारे पास। प्रिंसिपल सेल में क्या होता था? सोडियम अंदर चला जाता था, पोटाशियम बाहर निकलता था। तो एल्डोस्टेरोन यहाँ पे प्रिंसिपल सेल में ये काम करता है। हाँ, अल्फा सेल पे जो है ना वहाँ कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ से हाइड्रोजन निकलता था। याद है, फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी अभी हमने किडनी में किया है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा एल्डो आएगा, एल्डोस्टेरोन आएगा, बहुत ज्यादा सोडियम अंदर जाएगा, बहुत ज्यादा पोटाशियम बाहर निकलेगा। तो इसलिए सोडियम अंदर चला गया, हाइपर नाइट्रेमिया। बहुत ज्यादा पोटाशियम बाहर जिस्म से निकल गया, किडनी के ट्यूब्यूल, ये फिर बाहर यूरिन की शक्ल में बाहर निकल जाते हैं। तो बहुत ज्यादा पोटाशियम निकल गया बाहर, तो इसलिए हाइपोकलीमिया। और बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बाहर निकल गया, हाइड्रोजन एसिड है, पीछे आपने बेस को जिस्म में इंक्रीज किया, तो इसलिए मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। इस पेशेंट को हाइपर टेंशन होगी, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा है, आपने साल्ट को रिटेन किया है, और जब साल्ट रिटेन होंगे क्योंकि हाइपर नाइट्रीमिया, इसी वजह से हाइपर टेंशन। सिंपल सी बातें, फिजियोलॉजी आपको आनी चाहिए, ये आपको समझ आ जाता है, सही। फिर इसमें है हमारे पास प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और एक है सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। प्राइमरी में हमारे पास क्योंकि ग्लैंड में मसला है, सेकेंडरी में बाहर मसला, ग्लैंड के अलावा, तो इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसमें आपके पास एड्रीनल एडिनोमा मोस्ट कॉमन, स्पोरेडिक हाइपरप्लीजिया, कार्सिनोमा, ये बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। मोस्ट कॉमन की अगर हम बात करें तो एड्रीनल एडिनोमा, ठीक है। इसमें आपके पास हाई एल्डोस्टेरोन होती है और लो रेनिन होती है। इन दोनों में फर्क यही है कि इसमें भी हाई एल्डोस्टेरोन है, सेकेंडरी में भी हाई एल्डोस्टेरोन है, लेकिन यहाँ पे लो रेनिन है, यहाँ पे हाई रेनिन है। ये फर्क जहन में रखना है।
सही है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि इसमें लो रेनिन क्यों है और इसमें हाई रेनिन क्यों है। बेसिकली क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन आ रहा है ना, जी सेल जो हमने पढ़ा था वहाँ से रेनिन रिलीज होता था ना, तो उसको पता चल जाता है। तो बहुत ज़्यादा आपके पास सोडियम और ये वाटर रिटेंशन होगी, तो किडनी ये समझ रहा है कि भाई साहब बहुत ज़्यादा रिटेंशन हो रही है, तो हमें रेनिन की ज़रूरत अब नहीं है, तो रेनिन यहाँ पे रिलीज नहीं होते। जबकि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मसला हो सकता है, क्योंकि अब ये ग्लैंड का मसला नहीं है, ठीक है ना, तो अब क्या हो सकता है कि बाहर का मसला है, जैसे कि हम वेसल्स में एक डिजीज पढ़ेंगे, और उस डिजीज का क्या नाम है, फाइब्रो मस्कुलर डिस्प्लीजिया या एथियोस्क्लेरोसिस हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, अगर किसके पास, आप लोगों के पास ये एयोटा है, ये आपके पास किडनी के तरफ जो है ना वो आर्टरी चली गई है, और यहाँ पे एथियोस्क्लेरोसिस हुआ है यहाँ पे, अब ब्लड सप्लाई जो है ना किडनी की तरफ कम जाएगा, और जब भी किडनी को पता चल जाता है कि ब्लड सप्लाई कम हो गई है, तो किडनी रेनिन रिलीज कर देता है? और रेनिन क्या काम कर देता है, रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और रास सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो फिर वाटर और सोडियम की रिटेंशन होती है। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो रही है, जे जी सेल को पता चल जाता है, तो वहां से बहुत ज्यादा रेनिन को रिलीज करवाएगा, और जब बहुत ज्यादा रेनिन को रिलीज करवाएगा तो वो रास सिस्टम को एक्टिवेट करवाएगा। लेकिन यहाँ पे तो अथेरोस्क्लेरोसिस हुई है, यहाँ पे तो ऑलरेडी भाई वो बंद ही है, मतलब ब्लड कम कम सप्लाई हो रही है, कम ब्लड सप्लाई हो रही है, और ऑल द टाइम हो रही है, इसी वजह से यहाँ पे रेनिन इंक्रीज होता है। यहाँ पे तो भाई किडनी में या उसमें तो मसला नहीं है, उसमें तो सिर्फ उधर से बहुत ज्यादा एल्डोस्टेरोन आते हैं, सही है। तो इसमें भी आपके पास बहुत ज्यादा हाई एल्डोस्टेरोन होंगे, इसी वजह से एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा। ये इसी वजह से एक्टिवेट हुआ है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस या फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लीजिया जब होता है उसकी वजह से, ठीक है। तो इसी की वजह से आपके पास जो है ना सेकेंडरी, ये इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मसला, और इसी वजह से आपके पास रेनिन इसमें इंक्रीज होगा सेकेंडरी में, जबकि प्राइमरी में आपके पास लो होंगे। ठीक हो गया। कंजेनिटल अड्रीनल हाइपरप्लीजिया, इसमें हमने कहा था ना कि मोस्ट कॉमन हमने दो पढ़े थे, 21 और 11, ठीक है ना। तो वो 21 और 11 की हम जिस तरह हमने वो पाथवे हमने पढ़ी थी, हमने कहा था ना कि कोलेस्ट्रोल आएगा, उससे प्रेग्निलोन बनते हैं, फिर ये प्रेग्निलोन जो है ना इसके तीन पाथवे हैं, याद है, इससे हम कार्टिसोल बनाते हैं, इससे हम, सॉरी, इससे हम एल्डोस्टेरोन बनाते हैं, इससे हम कार्टिसोल बनाते हैं, और इधर जो है ना हम सेक्स स्टेरॉइड जो कि टेस्टोस्टेरोन और सेक्स हार्मोन है वो हम बनाते हैं। वही पाथवे है जो अभी पीछे हमने एंडोक्राइन फिजियोलॉजी में किया है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास 17 वाला वो एंजाइम था, यहाँ पे हमारे पास 21 था और 11 था, याद है, इस साइड पे भी 21 और 11, वही जो एंजाइम्स काम करते थे, एग्जैक्टली वही चीज़ें। तो इसमें हमारे पास जो कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लीजिया होता है ना, इसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन इस 21 एंजाइम की और 11 एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से हमारे पास CAH होती है, कंजेनिटल एड्रेनल इंसफिशियंसी। तो इसलिए इन सब में से जो 21 हाइड्रोक्सी लेस डिफिशियंसी है वो मोस्ट कॉमन है, सही है, इसका मोस्ट कॉमन काज है। तो अगर आपके पास ये 21 नहीं है, इधर ये एल्डोस्टेरोन नहीं बनेंगे, और 21 यहाँ पे भी है, तो ये डिफिशियंसी ये काम नहीं करेगा, तो आपके पास कार्टिसोल नहीं बनेंगे, तो अब ये रास्ता बंद है, ये रास्ता इधर से निकल के ये सेक्स स्टेरॉइड बनाएगा, सेक्स हार्मोन्स बनाएंगे। तो इसलिए स्टेरोटोजेनेसिस इज शंटेड टुवर्ड सेक्स स्टेरॉइड प्रोडक्शन, इसी वजह से। तो इसी वजह से हमारे पास सेक्स हार्मोन जो है ना वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, सही है। अब कार्टिसोल नहीं है, सही है। तो इसी वजह से आपके पास जो ACTH है, जैसा कि हमने कहा था कि कार्टिसोल जो है ना वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करवाते ACTH को बंद करने। अब कार्टिसोल है नहीं तो ACTH इंक्रीज हो जाएंगे, सही है। और इसी वजह से हमारे पास बायलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लीजिया होता है, बायलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लीजिया, सही है। क्योंकि वहां से बहुत ज़्यादा ACTH वो आएंगे, वो एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट होंगे दोनों पे, क्योंकि दो किडनी है ना, और एक किडनी के ऊपर एड्रीनल, दूसरे किडनी के एड्रीनल ग्लैंड, तो इसलिए बायलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ACTH आएंगे और उसको कहते हैं कि भाई साहब कार्टिसोल प्रोड्यूस करो, कार्टिसोल आ गया, तो एंजाइम की डिफिशियंसी है, तो बार बार स्टिमुलेट कर
ने की वजह से वक्त के साथ एड्रीनल ग्लैंड बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए एड्रीनल हाइपरप्लीजिया होगा और बायलेटरली होगा। सही है। क्लिनिकल फीचर्स, भाई आपके पास कार्टिसोल नहीं है। कार्टिसोल का क्या काम था? एल्डोस्टेरोन नहीं है, सॉरी एल्डोस्टेरोन नहीं है, तो सोडियम वाटर रिटेंशन नहीं होगी। सोडियम वाटर रिटेंशन नहीं होगी तो इसलिए साल्ट वास्टिंग इन लोगों ने कहा, इसी वजह से हाइपोनाइट्रीमिया होगा। वाटर रिटेंशन नहीं होगी, पानी नहीं आएगा जिसम में, तो इसलिए हाइपोवोलीमिया होगा। और एल्डोस्टेरोन का ये भी काम था, जैसे कि ऊपर हमने कहा कि जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं वहां से सोडियम अंदर जाते हैं, पोटाशियम बाहर निकलता है। तो इसी वजह से अब एल्डोस्टेरोन नहीं है, सोडियम नहीं जाएगा, पोटाशियम बाहर नहीं निकलेगा, पोटाशियम अंदर जिसम में लगेगा, तो इसीलिए जिसम में पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी वजह से पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होगा। और इसी की वजह से, क्योंकि साल्ट वेस्टिंग है ना, तो पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोटेंशन होती है, क्योंकि साल्ट की वजह से, इस सोडियम की वजह से हाइपरटेंशन होती है हमारे पास। अब साल्ट वेस्टिंग है तो इसी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोटेंशन होगी। कार्टिसोल नहीं है, कार्टिसोल नहीं है तो भाई साहब, एक तो कार्टिसोल हमने कहा ना कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस करवाते हैं, लाइपोलाइसिस करवाते हैं, ग्लूकोज को लेके आते हैं, तो एक किस्म का तो वो आपके पास नहीं होंगे। दूसरा ये है क्लाइटोरल एनलार्जमेंट होगी हमारे पास, वो इसी वजह से कि आपके पास सेक्स स्टेरॉइड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसलिए क्लाइटोरियल एनलार्जमेंट होगी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होगी मेल्स में, वक्त से पहले जो है ना बंदा जो है ना वो प्यूबर्टी में पहुंच जाए, इसको कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ठीक है। अच्छा, एड्रीनल इनसफिशिएंसी के बारे में हमने बात की थी ना, हमने कहा था कि ये अड्डा खराब है, यानी एड्रीनल ग्लैंड से हमने कहा, याद रखा था कि अड्डा खराब है, तो इसका मतलब ये है कि एड्रीनल इनसफिशिएंसी, अब आपके पास सारे हार्मोन्स कम है, नहीं है, सॉरी इनसफिशिएंसी आई है, नहीं है, एल्डोस्टेरोन नहीं है, कार्टिसोल नहीं है, आपके पास जो सेक्स स्टेरॉइड्स है वो सारे नहीं है, तो इसलिए लेक ऑफ एड्रीनल हार्मोन, सारे हार्मोन्स आपके पास कम है। सही है। तो इसमें हमारे पास जो वाटर कौन सा है, ये एक डिजीज है, वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम। सही है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हेमरेजिक निक्रोसिस होती है एड्रीनल ग्लैंड की, हेमरेजिक निक्रोसिस, ये एड्रीनल ग्लैंड है। सही है। ये आप देखेंगे ना तो हेमरेजिक निक्रोसिस हुई है। ठीक है। तो हेमरेजिक निक्रोसिस हो जाती है, इसकी वजह से हमारे पास इसको हम कहते हैं वाटर हाउस फ्रेडरिशन सिंड्रोम। सही है। तो इसमें हमारे पास हेमरेजिक निक्रोसिस हुई एड्रीनल ग्लैंड की, किसकी वजह से? ड्यू टू DIC, especially in the young children and those patients whose meningitis, like meningitis infection, उस पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा। सही है। ड्यू टू दैट टू रीज़न, जहन में रखना। ठीक है। अब क्रॉनिक इनसफिशिएंसी में आपके पास जो है ना वो प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रक्शन हो जाती है एड्रीनल ग्लैंड की। सही है। तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है, लेकिन ये वेस्ट में, जैसे कि UK, ये वाले जो कंट्रीज हैं, और TB, ये वो कंट्रीज है जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, जो डेवलपिंग कंट्रीज जितने भी हैं, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, नॉट डेवलप्ड कंट्री, हम टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें TB बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड वाइड, इंक्लूडेड बांग्लादेश, इंक्लूडेड पाकिस्तान, इंक्लूडेड इंडिया, इंक्लूडेड श्रीलंका, ये सारे, इन सब में अगर वेस्ट की बात की जाए जैसे कि UK, तो उसमें हमारे पास ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन मोस्ट कॉमन। सही है। जहन में रखना बहुत ज़्यादा अहम, और मेटास्टेटिक कार्सिनोमा भी हो सकती है। सही। क्रॉनिकली की अगर हम बात करें। सही है। तो एडिसन्स, ये हमने बात की, एड्रीनल इनसफिशिएंसी, ट्यूबरकुलोसिस के बाद हमने सार्कोइडोसिस भी हो सकती है इसमें। सही है। सार्कोइडोसिस, एड्रीनल कॉर्टेक्स में हमारे पास सार्कोइडोसिस, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लीजिया भी। सही है। इसकी वजह से ये सारे हमारे पास हो गए। ठीक हो गया। सही। क्लिनिकल फीचर्स, भाई आपके पास एड्रीनल इनसफिशिएंसी है ना, सारे हार्मोन्स नहीं है, एल्डोस्टेरोन नहीं है, कॉर्टिसोल नहीं है, सेक्स स्टेरॉइड्स नहीं है, तो आपके जिस्म में जो जो आता है वो सारे इसमें फिट कर ले। एल्डोस्टेरोन का काम था सोडियम वाटर रिटेंशन, वो नहीं होगी, हाइपोटेंशन। सोडियम नहीं होगा, हाइपोनाइट्रीमिया। पानी नहीं जाएगा, हाइपोवोलीमिया। पोटाशियम बाहर निकलेगा, जिस्म में इंक्रीज हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया। पेशेंट को वीकनेस होगी। कार्टिसोल नहीं है। कार्टिसोल का मतलब यही है, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोन्यूजेनेसिस और ग्लाइकोज, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन है,
ठीक है। तो ये सारे काम करवाते हैं, ग्लूकोज न्यूजेनेसिस करवाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है, लाइपोलाइसिस करवाता है, वहाँ से ग्लूकोज निकाल के ब्लड में लेके आते हैं। अब ये कार्टिसोल नहीं है, इसलिए वीकनेस होगी, हाइपर पिगमेंटेशन होगी। हाइपर पिगमेंटेशन इसलिए क्योंकि कार्टिसोल नहीं है, ACTH इंक्रीज हो जाएगा। जब ACTH उसका जो प्रिकर्सर है, पोम सी से हमने याद किया था, पोम सी से जो है ना वो ACTH आके उस पोम सी से हमारे पास कार्टिसोल बन जाते हैं। बीटा जो एंडोर्फिन्स हैं, हमने कहा था कि ये एक किस्म का ओपाइड्स है, फिजियोलॉजी में हमने किया है, वो निकल जाएंगे। साथ साथ में आपके पास जो मेलानिन है, सॉरी, मेलानिन रिलीज हो जाएंगे। अब आपके पास कार्टिसोल नहीं है, ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होगी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होगी, ACTH इंक्रीज हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा ACTH आएंगे वो पोम सी से मेलानिन रिलीज करवाएगा, आपके स्किन का जो पिगमेंटेशन है वो इस मेलानिन की वजह से आते हैं, तो इसीलिए बहुत आपको हाइपर पिगमेंटेशन होगी। ठीक है, ये हाइपर पिगमेंटेशन, वोमिटिंग, डायरिया, एग्जैक्टली कार्टिसोल का वो चीज़ है। सही है। एड्रीनल मेडोला, एड्रीनल मेडोला की तरफ हम आते हैं। अब कॉर्टेक्स से हम निकल गए, हम अंदर चले गए, मेडोला की अंदर वाली जगह की हम बात करेंगे। सही है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो क्रोमाफिन सेल्स हैं, न्यूरोनल क्रेस्ट इसको कहते हैं, क्रोमाफिन से, इससे हमने इसको डिराइव किया है। सही है। जो मेन फिजियोलॉजिकल सोर्स है कैटेकोलामाइन का, एपिनेफ्रिन, नारेपिनेफ्रिन, इसका जो मेन फिजियोलॉजिकल सोर्स है, अगर आप लोगों से कोई भी पूछे कौन सा है, तो वो है एड्रीनल मेडोला, एड्रीनल मेडोला। सही है, बहुत अहम पॉइंट है ये वाली, जहन में रखना है। अब वहां का अगर ट्यूमर हो जाए, क्योंकि हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो फियोक्रोमोसाइटोमा, ऑलरेडी हमने इसके बारे में फिजियोलॉजी में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेडोला है वहां से हम कैटेकोलामाइंस रिलीज कर रहे थे, एपिनेफ्रिन, नारेपिनेफ्रिन, याद है? तो उस चीज को आपने रिकॉल करना है। क्योंकि अब हम पैथोलॉजी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ट्यूमर हो सकती है, क्रोमोफिन जो सेल्स है ना, यहाँ का जो अंदर वाला, यहाँ का ट्यूमर हो जाए तो उसको हम कहेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा। सही है। अब फियोक्रोमोसाइटोमा, ये देखे ना, ये एड्रीनल ग्लैंड है हमारे पास, ये इतना बड़ा हो गया मेडोला, ये सारा मेडोला है, ये सारा मेडोला है। और ये जो आपको ये येलो येलो वाला जो नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये ये कॉर्टेक्स है, ये मेडोला है, ये ये येलो वाले नजर आ रहे हैं, ये कॉर्टेक्स है, ये मेडोला, ये ट्यूमर हुआ है, इसलिए आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है वो इतना बड़ा हो गया है। समझ नहीं आया? अब भाई साहब आपके पास बहुत ज्यादा एपिनेफ्रिन है, नारेपिनेफ्रिन है, केटाकोलामाइन है। अब आपके पास जाहिर सी बात है, आपके पास बहुत ज्यादा ये आएंगे तो भाई साहब मसले तो होंगे, हाइपरटेंशन होगी, क्योंकि आपके पास एपिनेफ्रिन, नारेपिनेफ्रिन आए, तो इसी वजह से एपिसोडिक हाइपरटेंशन होगी। हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट को पेन होती है, हेडेक, पाल्पिटेशन होती है, टेकिकार्डिया है, स्वेटिंग है, पेशेंट जो है ना बहुत ज्यादा डरेगा, एंजाइटी होगी, इसको कहते हैं ना फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन, खाम खा बंदा खौफजदा हो जाना। सही है, ये बुक में नहीं है तो आप लोग लिख सकते, पेशेंट जो है ना वो खाम खा खौफजदा हो जाते हैं। आपने पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दिया है, 2 ड्रग्स दिए हैं, सही है, लेकिन उसने काम नहीं किया, अल्फा ब्लॉकर्स भी दिए आपने, डायबिटिक्स भी आप दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, फार्माकोलॉजी में हम करेंगे। सही है, आपने ये दिया, इसके बावजूद भी जो हाइपरटेंशन है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो कहने का क्या मकसद है कि भाई साहब फियोक्रोमाइसाइटोमा हुआ है। सही है। तो जब भी आप ड्रग्स दे देते हैं उस, और वो उसकी वजह से जो है ना वो हाइपरटेंशन जो है ना वो ठीक नहीं होता है, तो आपके जहन में फिर ये फियोक्रोमोसाइटोमा आना चाहिए। सही है। जब आप डायग्नोसिस लगाते हो, तो डायग्नोसिस में आप लोगों ने क्या करना है कि ये सीरम मेटानेफ्रिन जो है ना, ये आप लोगों ने देखना है, और साथ साथ में इंक्रीज 24 आवर यूरिन मेटानेफ्रिन, या ये वेंडेलमिक विनाइल मेंडेलिक एसिड, VMA इसको बोलते हैं, विनाइल मेंडेलिक एसिड, ये बुक में लिखा हुआ है ये नाम। सही, इन लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में रखा। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने अभी पढ़ा, क्या हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा, नहीं लेकिन नहीं पढ़ा है, अभी मैं बताऊंगा। वो ये है कि भाई साहब सिंपल बायोकेमिस्ट्री है, एपिनेफ्रिन है, एपी, और
नार एपी, ये है ना। अच्छा, सिंपल बायोकेमिस्ट्री अगर आप देखें, एपिनेफ्रिन को हम तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन इसके हम करते हैं, इसे हम मेटानेफ्रिन बना देते हैं, और इस नार एपिनेफ्रिन को हम तोड़ लेते हैं टू नार मेटानेफ्रिन, नार मेटानेफ्रिन, ठीक है। फिर इसको और इसको दोनों को यहाँ पे एक एंजाइम काम करते हैं, उसका नाम होता है मानो ऑक्सीडेज एंजाइम, मानो ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है ना। इससे फिर ये वीएमए बनता है, विनाइल मेंडेलिक एसिड। तो इसमें जब आप देखेंगे ये सीरम मेटानेफ्रिन, ये बेसिकली इसकी हम बात कर रहे हैं, मेटानेफ्रिन और नार मेटानेफ्रिन, सही है, क्योंकि इस एपिनेफ्रिन को हम तोड़ते हैं मेटानेफ्रिन में, तो ये इस मेटानेफ्रिन, ये मेटानेफ्रिन, ठीक है, जहन में रखें, कंफ्यूज नहीं होना है कि अब आप कहेंगे कि मेटानेफ्रिन कहाँ से है, तो ये यहाँ से आया है, ठीक है। और 24 आवर्स यूरिन मेटानेफ्रिन जो है ना, और ये विनाइल मेंडेलिक एसिड जो है ना, वीएमए, इसको जो है ना, इसे भी हम पता लगा सकते हैं। एक बात जहन में रखनी है, वो ये है कि जब भी ये वाला ट्यूमर वाला बंदा आ जाए, तो इसके हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी। सर्जरी, इस चीज को भाई साहब आपने खत्म करना है, उसको निकालना है, उसको बाहर फेंकना है। लेकिन ट्रीटमेंट से पहले ये बहुत अहम पॉइंट है कि अगर आप लोगों के पास ये वाला पेशेंट आए और आपने सर्जरी करनी है, तो सर्जरी से पहले आपने क्या काम करना है, पेशेंट को क्या देना चाहिए, वो ये है कि बिफोर सर्जिकल एक्सीजन, बिफोर रिमूव द ट्यूमर, you have to give to the patients पिनॉक्सीबेंजामीन। ये पिनॉक्सीबेंजामीन जो है ना, ये हमारे पास अल्फा 1 ब्लॉकर्स है हमारे पास, सही है। ये बेसिकली आपके पास जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं ना, उसको ब्लॉक कर देते हैं। अब एपिनेफ्रिन का ये काम था भाई साहब के वहां पे एक्ट हो जाना, और वो अब आपने वो एक किस्म की आदी हो गई है, तो अब इसको पता चल जाता है कि अब ये तो नहीं आ रहे ना, तो ऊपर से हमारे पास हाई फायरिंग हो जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और जो अल्फा 1 रिसेप्टर हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और इसी की वजह से हमारे पास हाइपरटेंसिव क्राइसिस होती है, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन होगा, और इसको कहते हैं हम हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसी की वजह से पेशेंट जो है ना वो मर जाता है, मर सकता है। तो इसी की वजह से बिफोर सर्जरी द फ्यूक्रोमोसाइटोमा, इससे पहले आप लोगों ने पेशेंट को फिनॉक्सीबेंजामीन देना है, ताकि वो हमारे पास इरिवर्सिबली जो हमारे पास जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक करें, सही है, ताकि पेशेंट जो है ना वो ऑलरेडी फिर हमारे पास एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन जो है ना, क्योंकि आपने इस ट्यूमर को रिमूव किया, हमारे पास जो है ना इसकी वजह से फिर वो मैसिव हाइपरटेंशन होती है, और उस हाइपरटेंसिव क्राइसिस, उससे बचने के लिए फिर आप ये काम करते हो। इसी वजह से हम फिनॉक्सीबेंजामीन कहते हैं इसको, सही है। तो ये जहन में रखना है बिफोर सर्जरी। फिर इसके बाद सर्जरी की तरफ जाना है, समझ आ गया भाई। रूल्स ऑफ टेंस इसमें याद रखना है फ्यूक्रोमोसाइटोमा में, कि ये 10% बायलेटरल होगा, 90% यूनिलेटरल होता है, 10% फीमेलियल होता है, 90% क्या होता है, स्पोरोडाइक, सही है। 10% मेलेग्नेंट होता है, जबकि 90% बिनाइन होता है। 10% लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एड्रिनल मेडोला, जबकि 90% ऑफ द एड्रिनल मेडोला में होता है, सही है। तो ये 10%, सिर्फ आप लोगों ने ये 10% को याद नहीं रखना है, चाहिए, आप लोगों ने ये 90 वाला भी याद रखना है, कि 10% बायलेटरल होता है, लेकिन 90% ये यूनिलेटरल होता है। 10% ये फीमेल होता है, लेकिन 90% ये स्पोरोडिक होता है। 10% ये मेलेग्नेंट होता है, लेकिन 90% बिनाइन होता है। और 10% लोकेटेड आउटसाइड द एड्रिनल मेडुला, लेकिन 90% इनसाइड द एड्रिनल मेडुला। आप लोगों को समझ नहीं आया? अच्छा, बाप रे, इसमें तो एक और भी स्लाइड है। अच्छा, एसोसिएशन है, इसके बारे में हमने बात की, मिन 2A, मिन 2B, फ्यूक्रोमोसाइटोमा, अभी जो पीछे मैंने एक्सप्लेन किया, और वन हेपल लेंडो डिजीज, किडनी में हमने इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये थोड़ा से मतलब इसके जो एसोसिएशन हैं, और नियोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, ये इसके साथ इसका एसोसिएशन है, ये 3 आप लोगों ने याद रखने हैं। इसके बारे में हमने बात की, इसके बारे में बात की, और इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक है। उस तरह आप लोगों का चैप्टर खत्म हो गया है। कल हम ऐसा करेंगे, हम
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो पैथोलॉजी है वो हम करेंगे, फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसकी पैथोलॉजी करेंगे, फिर इसके बाद इसमें टेस्ट हो। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। हम कल मिलेंगे किसके साथ? मेल रिप्रोडक्टिव पैथोलॉजी के साथ।